Hi everyone, welcome back. And today we'll try to solve exercise number 10th of your CPFAC English Grammar series. Now, under this series, we have covered a lot of questions of various exams conducted by the UPSC. और उनमें से हम we are only picking all those questions which are relevant for CPFAC exam. Now, in Indian Economic Service Exam of the year 2023, इसके अंदर एक जनरल इंग्लिश का पेपर होता है. Under this paper, lot of questions from grammar जनरली आर ऑफ सेम पैटर्न जो कि CFF एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं. तो वही क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे पिक किए हैं और इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे. पहला क्वेश्चन देखते हैं. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग एंड डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस इन द ओरिजिनल सेंटेंस. आपको सेंटेंस जो है उसमें करेक्शन जरूर करनी है, चेंज नहीं करना है. एक तो मीनिंग और अननेसेसरी चेंज नहीं करना है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करना है. ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. शुरू करते हैं. इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेवेस्ट इंपॉर्टेंस. देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है. ये आपका जो एग्जाम्पल है, ये जो क्वेश्चन है आपका एडजेक्टिव का है. पहले तो आप ये देखिए, राइट, ये कॉन्सेप्ट किसका है? एडजेक्टिव का. अब इसमें देखिए लेफ्ट टू राइट किसी भी क्वेश्चन को जब हम एनालाइज करेंगे, यहाँ पे लिखा इट. इट क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया. इज क्या हो गया? आपकी वर्ब होगी यहाँ पे. और ए हो गया आपका नाउन. मैटर क्या हो गया? सॉरी, ए हो गया आर्टिकल, नाउन हो गया आपका मैटर, राइट. यहाँ पे ये नाउन हो गया. उसके बाद ऑफ आपकी प्रेपोजिशन हो गया. प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखा है? ग्रेवेस्ट इंपॉर्टेंस. तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया. इतना हमें समझ में आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है, जो आपने ग्रेवेस्ट जो डिग्री है एडजेक्टिव की, सुपरलेटिव आपने यूज़ कर ली है. ये आपने सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ किया है. लेकिन जब आप सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हो तो उसके साथ या तो आप द आर्टिकल लिखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो इसमें आपको करेक्शन ये करनी है कि ग्रेवेस्ट से पहले आपको द लिखने की जरूरत है. इट इज़ अ मैटर, इट इज़ अ मैटर ऑफ द ग्रेवेस्ट इंपॉर्टेंस. या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इट इज़ अ मैटर ऑफ द ग्रेवेस्ट इंपॉर्टेंस, राइट. और दूसरा जो तरीका है उसका ये है कि आप इस ग्रेवेस्ट को ही ड्रॉप कर दीजिए. इस ग्रेवेस्ट को ड्रॉप करने के बाद आप क्या करोगे? यू विल यूज अनदर एडजेक्टिव दैट इज पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव. आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? सिर्फ ग्रेव लिख सकते हो. अब देखिए ग्रेवेस्ट और ग्रेव में क्या डिफरेंस है? डिग्री का ही डिफरेंस है. जो कि ग्रेव आपकी पॉजिटिव डिग्री है, ये तो आपको पता ही है. ग्रेव जो है आपकी पॉजिटिव डिग्री है, और ग्रेवेस्ट क्या है? ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है. और दोनों में डिग्री का इतना फर्क है कि जब हम ग्रेवेस्ट का यूज करते हैं, जब ग्रेवेस्ट का यूज करेंगे तो उसके अंदर हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस की बात की गई है. यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में क्या है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस. लेकिन जब हमने सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का यूज किया ग्रेव, तो उसके अंदर आप एक चीज ध्यान से देखो, उसके अंदर सिर्फ सीरियसनेस दिखाई गई है किसी भी चीज की. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द इशू, सीरियस इशू. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रेवनेस ऑफ दैट. हम सिर्फ उस इशू को बता रहे हैं कि वो सीरियसली इंपॉर्टेंट है. लेकिन जब हम सुपरलेटिव दिखा रहे हैं कि इट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस. ओके, तो आपको समझ में आ गया. आपको करेक्शन क्या करनी है? करेक्शन ये करनी है, या तो आप गिवन सेंटेंस में ग्रेवेस्ट से पहले जो है उससे पहले आप द आर्टिकल का यूज करें टू मेक इट अ सुपरलेटिव डिग्री. दूसरा काम क्या कर सकते हैं? आप इस सुपरलेटिव डिग्री को ही खत्म कर दीजिए, आप सिर्फ यहाँ पे ग्रेव पॉजिटिव डिग्री का यूज कीजिए. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हो. नेक्स्ट देखते हैं. ही वॉज हैंकरिंग फॉर सब्जेक्ट. लेफ्ट टू राइट एनालाइज करते हैं. ही सब्जेक्ट हो गया, वॉज हमारी वर्ब होगी, ऑक्सिलरी वर्ब. हैंकरिंग आपकी क्या होगी? मेन वर्ब हो गई. फॉर क्या होगी? प्रेपोजिशन. और उसके बाद आपने क्या लिखा है? उसका ऑब्जेक्ट लिखा है. इतनी बात हमें समझ में आती है. अब आपको पता लगाना है कि हैंकर जो वर्ब है, इस वर्ब का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ब हैंकर? अब हैंकर का जो मतलब होता है ये पहले आप समझ लो. हैंकर का मतलब होता है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग और परसिस्टेंट डिजायर. मतलब स्ट्रॉन्ग और परसिस्टेंट डिजायर ऑफ समथिंग. तो इतना आपको पता चल गया. हैव का मतलब क्या होता है, हैंकरिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग और परसिस्टेंट डिजायर ऑफ समथिंग. अब जैसे ही मैंने हैंकर लिखा है जो कि एक वर्ब है, ऐसे ही एक हैंकर होता है, हैंकरर, जो कि क्या होता है? नाउन होता है. और हैंकरर क्या होता है? पर्सन हु हैंकर्स फॉर समथिंग. ए पर्सन हु हैंकर्स फॉर समथिंग. अब ये भी हमें पता चल गया, अ पर्सन हु हैंकर फॉर समथिंग. लेकिन गिवन सेंटेंस में यहाँ पे हैंकर जो है, दिस हैंकर इज अ वर्ब
राइट क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपने क्या यूज किया, हैंकरिंग, जो कि मेन वर्ब है। हमें यहाँ पे नाउन की जरूरत तो नहीं है। जब हम एज ए हैंकर को एज ए वर्ब यूज करते हैं तो उसके बाद जनरली हम आफ्टर का यूज करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो कई बार आपने देखा भी होगा हैंकर आफ्टर समथिंग लिखा होता है कहीं पे, ओके, हैंकर आफ्टर समथिंग, और कई बार हैंकर फॉर समथिंग भी होता है, राइट। हैंकर आफ्टर भी होता है, हैंकर फॉर समथिंग भी होता है, लेकिन इस केस के अंदर हमें हैंकर आफ्टर की ज़रूरत है। जब हम हैंकर आफ्टर लिखते हैं तो आफ्टर के बाद आप कोई चीज़ लिखोगे, कोई एक्टिविटी लिखोगे, ओके। जब आप हैंकर फॉर समथिंग लिखोगे, समथिंग में देयर मस्ट बी ए सर्टेन मटेरियल नाउन, ओके, वो कोई मटेरियल नाउन होना चाहिए, राइट। हैंकरिंग फॉर होमलैंड, हैंकरिंग फॉर होम, हैंकरिंग फॉर समथिंग परसिस्टेंट, कोई चीज ऐसी मटेरियल नाउन होना चाहिए। जब हम हैंकर आफ्टर का यूज करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी इंटेंजिबल थिंग होगी, इंटेंजिबल, राइट, दैट इज देयर। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम आपको यहाँ पे करेक्शन क्या करना है, ही वॉज हैंकरिंग आफ्टर सक्सेस। अगर मैं ऐसे लिख दूं, शी स्टिल हैंकर, शी स्टिल हैंकर्ड फॉर हर होमलैंड। अब यहाँ पे जो हर होमलैंड है ये एक मटेरियल नाउन है, ये एक टेंजिबल थिंग है, इंटेंजिबल थिंग नहीं है। और जैसे हमने दिखा सक्सेस जो है इंटेंजिबल थिंग है, आपको सक्सेस जो है महसूस हो सकती है, आप उसको देख नहीं सकते, राइट। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हैंकर आफ्टर की जरूरत है, हैंकर फॉर की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नीदर शी कम नॉर शी राइट्स। जब हम नीदर और नॉर कंजंक्शन का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर तो आपको ये पता होना चाहिए नीदर और नॉर क्या करते हैं, दे ज्वाइन सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर, ज्वाइन सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर से मतलब ये है कि अगर नीदर के बाद आपने अगर सपोज सब्जेक्ट लिख लिया शी, और नोर के बाद भी आप कोई सब्जेक्ट ही लिखोगे, या तो आप शी लिखो या ही लिखो, वट एवर, इट शुड बी अ सब्जेक्ट। तो वो क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही होना चाहिए। दूसरे केस के अंदर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। अब गिवन केस के अंदर देखिए, नीदर के बाद मैंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, जो कि ठीक है। नोर के बाद क्या लिखा है, वो भी मैंने सब्जेक्ट लिखा है, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इशू कहाँ है, इशू ये है जब भी हम नीदर और नोर का यूज करते हैं और उसके बाद कोई चीज लिखते हैं तो आपको ये समझ में जरूर आना चाहिए कि हम कई बार नेगेटिव कॉन्स्ट्रक्शंस के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिखते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब गिवन सेंटेंस में तो है नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे कम जो है, ये कम्स लिखा है, इससे मुझे टेंस का आइडेंटिफिकेशन हो गया है। टेंस कैसा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। राइट से क्या पता चला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इट इज व्हाट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्लिपिंग ऑफ टंग से हो गया है, इसका मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और नीदर शी कम्स नोर शी राइट्स। मुझे क्या करना है, नीदर और नोर में जब नेगेटिव कंस्ट्रक्शंस में इसका यूज होता है, वी जनरली राइट ऑक्सिलरी वर्ब आफ्टर दी स्ट्रक्चर्स। नीदर के बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, राइट। तो हमें यहीं पे ऐसे ही यूज करना है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, करेक्शन क्या होगी, वो कर लेते हैं। करेक्ट अगर आप सेंटेंस देखोगे, करेक्शन देखोगे तो यू विल राइट नीदर डज शी कम नॉर डज शी राइट। एक तो ये तरीका हो गया इसको ठीक करने का, नीदर डज शी कम नॉर डज शी राइट। दूसरी चीज आप यहां पे क्या कर सकते हो, क्योंकि शी का रिपीटिशन 2 बार हुआ है यहां पे भी और यहां पे भी, ये सही तरीका नहीं होता सब्जेक्ट को, एक ही सब्जेक्ट को 2 बार उसी केस के अंदर यूज करना। ये क्या हो जाता है, सुपरफ्लुअस। इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरफ्लुअस। तो हम क्या करेंगे, शी को एक ही सब्जेक्ट बना के हम उसके लिए वर्ब जो है अलग अलग यूज कर लेंगे। जैसे यहां पे शी नीदर कम्स नोर राइट्स, तो ये सही तरीका होगा। मैंने क्या किया, शी को सब्जेक्ट को यहाँ पे कॉमन कर लिया, उसके बाद मैंने नीदर लिखा और नोर लिखा। नीदर के बाद मैंने लिखा कम्स जो कि एक वर्ब है, नोर के बाद मैंने लिखा
राइट्स, जो कि एक वर्ब है और दोनों सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही तरीका है इसको करने का। जो गिवन सेंटेंस था वहाँ पे नीदर के बाद मैंने शी लिखा, नोर के बाद शी लिखा, दोनों ही सब्जेक्ट है, उसमें भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन सेंटेंस जो है सुपरफ्लुअस हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू मैनी अ रोड ब्लॉक कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिव फॉर ड्राइवर्स। अब इसको आप जब आप इसको लेफ्ट टू राइट एनालाइज करोगे तो आप उसमें ध्यान से देखोगे ये टू मैनी क्या है। टू मैनी इज व्हाट, टू मैनी एक हिसाब से यहाँ पे आप देखोगे इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ एडवर्ब, ओके, प्लस इसमें डिटर्मिनर भी है। मैनी क्या होता है, डिटर्मिनर होता है। तो टू मैनी ये कंप्लीट क्या हो गया, इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ रोड ब्लॉक, एक रोड ब्लॉक का डिस्क्रिप्शन है। और ये कैसा हो गया, प्लूरल, ओके, ये प्लूरल डिटर्मिनर बोल सकते हो। अगर ये डिटर्मिनर प्लूरल ही है और यहाँ पे आपने ए आर्टिकल जो लिया है वो सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है और रोड ब्लॉक यहाँ पे सिंगुलर है, ओके, तो आपने अगर सपोज आप रोड ब्लॉक्स को बोल रहे हो कि बहुत ज़्यादा रोड ब्लॉक्स थे और उसके सामने ए आर्टिकल लिख दिया, ए आर्टिकल सिंगुलर दिखा देगा उसको, लेकिन टू मैनी जो है वो उसको प्लूरल दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो हम क्या करेंगे, टू मैनी के बाद जो ए लिखा हुआ है उसको हम ड्रॉप कर देंगे। करेक्ट आंसर यही होगा, टू मैनी रोड ब्लॉक, एस और लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि इट मस्ट बी फॉर अ प्लूरल नाउन, ये प्लूरल नाउन के लिए होगा। तो रोड ब्लॉक्स के बाद आप एस लिखोगे, टू मैनी रोड ब्लॉक्स कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिव फॉर ड्राइवर्स, राइट। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द कंटेंट्स ऑफ द बॉक्स वॉज एन अनिग्मा फॉर एवरीवन। लेफ्ट टू राइट एनालाइज कीजिएगा। द कंटेंट हेयर इट इज अ सब्जेक्ट, ऑफ क्या होगी, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द बॉक्स, जो कि क्या है, टोटल भी है। ये द बॉक्स टोटल है और द कंटेंट ऑफ द बॉक्स, ये बॉक्स का क्या है, पार्ट है, दिस इज अ पार्ट। अब ये जो पार्ट आप देखोगे कंटेंट्स, ये कैसा है, प्लूरल। जब ये प्लूरल है और ये जो वर्ब आपने यूज किया है वॉज, दिस इज द वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, इस वर्ब का सब्जेक्ट द बॉक्स नहीं है, इस वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो है द कंटेंट्स। अब द कंटेंट्स प्लूरल है लेकिन वर्ब आपने सिंगुलर यूज कर ली तो इस हिसाब से गलत हो गया। तो करेक्शन क्या होगी, यहाँ पे वॉज को ड्रॉप करके आपको वर्ब का यूज करना है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, We were happy to see acres and acres of expensive lush green field. We सब्जेक्ट हो गया, वर क्या होगी यहाँ पे वर्ब हो गई और ये मेन वर्ब है। हैप्पी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, जो कि किसको बता रहा है, वी को डिस्क्राइब कर रहा है। इट्स एन एडजेक्टिव, ओके, और ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट, राइट। और उसके बाद टू सी क्या होता है, इन्फिनेटिव। आपको ये प्रैक्टिस करने से आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे होती है। टू सी क्या हो गया, इन्फिनेटिव, क्योंकि टू के साथ जब भी आप वर्ब की बेस फॉर्म लिखोगे वो क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। अब यहां पे जो लिखा है एकर्स एंड एकर्स, ये एक कैजुअल स्पीच में यूज होने वाला एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, ओके। हम इसको कैजुअल स्पीच में यूज करते हैं। जब हम एकर्स एंड एकर्स ऑफ एक्सपेंसिव लश ग्रीन फील्ड जब ये बोलना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा, यहां पे एक चीज की हमारी मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है, हम एकर्स एंड एकर्स का यूज नहीं करते, हम एकर्स अपॉन एकर्स का यूज करते हैं जब इसको हम एज एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे एकर्स अपॉन एकर्स लिखना पड़ेगा, तब जाके ठीक हो जाएगा, राइट। तो ये आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं। हियर आवर इंटेंटेड मीनिंग इज, मेरा मेन इंटेंटेड मीनिंग क्या है सेंटेंस का, ये क्या है कि हम किसी लार्ज एरिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ओके। हम किसी लार्ज एरिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं और इंग्लिश के अंदर कुछ कॉलोकेशंस होती हैं, सर्टेन कॉलोकेशन, जो कि ऐसे के ही ऐसे यूज होती हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। तो एकर्स अपॉन एकर्स इट्स अ स्टैंडर्ड कॉलोकेशन जो कि हमारे इंग्लिश ग्रामर के अंदर यूज होती है, तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इवन दो दिस पेन कॉस्ट मी डियरली इट इज वैल्यू फॉर मनी। अब यहाँ पे इशू क्या है, सेंटेंस को लेफ्ट टू राइट एनालाइज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इवन दो क्या है, एक हिसाब से एम्फसाइजर है, राइट, एम्फसाइज कर रहा है किसी हिसाब से, इट इज सम सॉर्ट ऑफ एन एडवर्ब बोल सकते हैं उसको,
ओके, दिस पेन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कोस्ट क्या होगी, वर्ब होगी, मी क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। डियरली क्या होगी, एडवर्ब होगी, जो कि कोस्ट को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, राइट, एडवर्ब। दूसरी चीज, इट इज वैल्यू फॉर मनी, ये दोबारा से एक और सेपरेट क्लोज होगी। अब ये समझ में आ गया आपको, यहाँ पे ये दो है, ये दो एज अ कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, लेकिन इवन जो है ये एडवर्ब है, एम्फेसाइज कर रहा है। अब हमें इतना तो समझ में आ गया, लेकिन इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर गलती क्या है, गलती ये है कि आपने दिस पेन तो लिख दिया, और दिस पेन के बाद जो आपने कोस्ट लिखा है, वो कोस्ट की जो वर्ब है अगर आप देखोगे वो प्लूरल है, और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब आपने प्लूरल यूज कर ली तो तब भी गलत हो गया। तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, दिस पेन कोस्ट्स, वहां पे एस और ई एस का यूज करते हैं हम सिंगुलर वर्ब के अंदर। तो दिस पेन कोस्ट्स मी डियरली, इट इज वैल्यू फॉर मनी, इवन दो आप ऐसे ही लिखोगे उसके सामने। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एवरीवन मस्ट बाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम। यहां पे एवरीवन क्या है, एवरीवन इज अ प्रोनाउन, एवरीवन इज अ प्रोनाउन, और कैसा प्रोनाउन है, इनडेफिनिट, एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, हमें नहीं पता एवरीवन के अंदर कौन कौन है। और यहाँ पे ये कैसा काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इट इज वर्किंग लाइक अ सब्जेक्ट। मस्ट क्या होगी, मोडाल, और मोडाल के बाद आपने क्या लिखा है, बाइड, जो कि होगी यहाँ पे मेन वर्ब। बाय द रूल्स लिखा है, ऑफ द गेम लिखा है। अब इसके अंदर आप एक चीज ध्यान से देखो, एवरीवन मस्ट बाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम। अब आपको ये पता होना चाहिए इसमें गलती है बाइड की। बाइड जो वर्ब होती है और अबाइड जो वर्ब होती है उसमें डिफरेंसेस होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं बाइड वर्ब, दिस इज अ वर्ब, ओके, इसका मतलब क्या होता है, टू वेट या फिर टू रिमेन, जिस जगह पे हो वहां पे रहो, वेट करो, ओके। एक तो इसका मतलब ये होता है। और अबाइड का मतलब क्या होता है, अबाइड का मतलब होता है टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट और एक्ट इन अकॉर्डेंस। अब जब गिवन सेंटेंस में एवरीवन मस्ट बाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम, यहां पे जो वर्ब का कॉन्सेप्ट है, अब यहां पे हमें कौन से वाला मीनिंग चाहिए, टू वेट, टू रिमेन एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, और टू एक्सेप्ट और एक्ट इन अकॉर्डेंस बाय द रूल्स ऑफ द गेम। हमें ये वाला मीनिंग चाहिए जहां पे अबाइड ये यूज हुआ है। तो बाइड को हम ड्रॉप करेंगे, यहां पे लिखेंगे अबाइड, राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, योर लैक इन क्लैरिटी ऑफ थॉट कैन बी डेट्रीमेंटल टू योर वेलफेयर, राइट। अब ध्यान से देखो, योर लैक इन क्लैरिटी, यहां पे आप इसको ध्यान से देखोगे, लैक इन क्लैरिटी, लैक इन क्लैरिटी, और एक चीज होती है लैक ऑफ क्लैरिटी। लैक इन क्लैरिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी, जब हम इनको यूज करते हैं तो एक इसमें आइडिया जो फ्लो करता है वो आपको पता होना चाहिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू टू नो। अगर आप यहां पे गलती करोगे तो शायद आप आगे भी ऐसी गलती करोगे। तो स्टैंडर्ड इंग्लिश में जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था, एकर्स अपॉन एकर्स, वैसे ही बहुत सारे और भी इंग्लिश के अंदर कुछ कॉलोकेशंस होते हैं जिसको आप चेंज नहीं कर पाते हो। सपोज मैं अगर आपके सामने यहाँ पे कॉलोकेशंस लिखूं कि कौन कौन से वो कॉलोकेशंस होते हैं, जैसे क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन, राइट, उसके साथ क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, और उसके साथ आप देखोगे क्लैरिटी ऑफ माइंड हो गया, क्लैरिटी ऑफ पर्पस हो गया, क्लैरिटी ऑफ थॉट हो गया, क्लैरिटी ऑफ विजन हो गया, राइट। ये सारे जो हैं इंग्लिश के अंदर स्टैंडर्ड कॉलोकेशंस होते हैं, आप इनको चेंज नहीं कर सकते, यू विल यूज इट इन दिस वे ओनली। तो गिवन सेंटेंस के अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो यहां पे आपने लिखा है वो पहले तो वो भी गलत है। दूसरी चीज आप यहां पे देखिए कि लैक इन क्लैरिटी जो आपने लिखा है यहां पे, लैक इन क्लैरिटी नहीं होता, लैक ऑफ क्लैरिटी होता है, राइट। तो लैक ऑफ क्लैरिटी। अब डेफिशिएंसी किसके अंदर है हमें वो दिखानी है। डेफिशिएंसी है किसके अंदर, इन थॉट, ओके, डेफिशिएंसी इन थॉट। अब यहाँ पे जब हम इंग्लिश में स्टैंडर्ड कॉलोकेशंस जो हैं वो ऐसे यूज करते हैं, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, क्लैरिटी इन माइंड, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, क्लैरिटी इन थॉट, हम इनको स्टैंडर्ड ऐसे यूज कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज हो गया लैक, ये लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट की बात हो रही है कि आप जो है किसी चीज में लैक करते हो, और किस में लैक कर रहे हो उसके बाद हमने वो ऑब्जेक्ट लिख दिया है। लैक ऑफ क्लैरिटी इन थॉट कैन बी डेट्रीमेंटल टू योर वेलफेयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप यहां से इन को ड्रॉप करेंगे, इसकी जगह ऑफ लिखेंगे, ऑफ को ड्रॉप करेंगे, उसकी जगह इन लिखेंगे। योर लैक ऑफ क्लैरिटी इन थॉट कैन बी डेट्रीमेंटल टू योर वेलफेयर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ही कोएक्स्ड मी टू अग्री विद हिज प्रपोजल। ही सब्जेक्ट हो जाता है यहाँ पे, कोएक्स्ड वर्ब हो जाती है, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाता है मी, उसके बाद टू अग्री क्या है, इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव है, विद क्या होगी, प्रपोजिशन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है हिज प्रपोजल। अब इसके अंदर गलती क्या है, इंग्लिश के अंदर जब हम अग्री का यूज करते हैं, अग्री वर्ब का यूज करते हैं, तो इसके साथ जो हम प्रपोजिशन कई बार यूज करते हैं वो विद यूज कर लेते हैं, और कभी हम अग्री ऑन यूज कर लेते हैं। जब हम अग्री विद लिखते हैं तो अग्री विद जो है इसमें हम एम्फसाइज करते हैं विद द कंटेंट और आइडिया ऑफ द प्रपोजल। मतलब whenever you emphasize agreeing on what, agreeing on with the content और idea of the proposal, तब आप agree with यूज करते हो। लेकिन agree on का यूज क्या होता है, when you are might slightly emphasize the act of reaching to an agreement, जब आप किसी agreement पे जाने की कोशिश करते हो। so the act of reaching an agreement, right, the act of reaching an agreement about the proposal, इसलिए आप यहां पे agree on का यूज करते हो। तो given sentence के अंदर are you agreeing with the content or the idea और are you agreeing on reaching to an agreement, तो यहां पे उस आइडिया पे अग्रीमेंट की बात नहीं हो रही, यहां पे अग्रीमेंट किस पे है कि आप यहां पे फाइनल अग्रीमेंट तक आ जाओ, द एक्ट ऑफ रीचिंग टू एन अग्रीमेंट। सो ये एक एक्ट है कोएक्स्ड, यहाँ पे जो वर्ब यूज की है कोएक्स्ड, ये जो कोएक्स्ड है इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ परसुएशन, इट इज एन एक्टिविटी। सो ही कोएक्स्ड मी टू अग्री विद हिज प्रपोजल। तो यहाँ पे जब ये बात हो रही है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, विद को ड्रॉप करोगे, ऑन प्रपोजिशन का यूज करोगे। सो ही कोएक्स्ड मी टू अग्री ऑन हिज प्रपोजल। दिस इज ऑल, and this is a slight announcement with respect to grammar 4.0. if any of you are interested to know, to learn grammar in a module wise, so syllabus has already been decoded and all the modules have been discussed by me with previous year questions and some fundamental knowledge. Thank you.